हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब सही हो गए। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का मैट्रिक्स चैप्टर। ये एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है किसी भी चैप्टर्स की मैथ्स में। मिसलेनियस ये समझिए, आपको मिसलेनियस बहुत ही ज्यादा मेन है, चाहे किसी भी चैप्टर्स की हो। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और काफी ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसमें काफी कुछ बहुत अच्छे भी क्वेश्चंस हैं पूरी एक्सरसाइज में, और एग्जाम में आए हुए भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। लेट एक मैट्रिक्स है ए 0 1 0 0, सो डैट हमें शो करना है, सो डैट स्मॉल ए आई फॉर आइडेंटिटी प्लस स्मॉल ए एंड स्मॉल बी यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। कैपिटल ए आपकी एक मैट्रिक्स है, होल टू द पावर एन इक्वल टू एन ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस वन बी ए, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। और यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स करता है कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर। देखिए स्मॉल a एंड स्मॉल b आपके टर्म्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स है। स्मॉल a स्मॉल b, i फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, a फॉर मैट्रिक्स है, n क्या है, नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, अब आपको ये टर्म्स क्लियर हो गया होगा। अब इसे स्टार्ट करने के लिए आपको ना कुछ 11 क्लास में याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा कि 11 क्लास में आखिरकार पढ़ा क्या था। 11 क्लास में एक अच्छा सा खूबसूरत सा चैप्टर था पीएमआई। पीएमआई क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स, मैथमेटिकल इंडक्शन सॉरी। अब इस चैप्टर्स में क्या था, ये चैप्टर आपका था 4 चैप्टर्स था। हाँ बिल्कुल 4 चैप्टर था टिक्नोमेट्री के बाद। इस चैप्टर्स की हेल्प से 11 क्लास में भी मैंने आपको बताया था बच्चे कि ये चैप्टर्स आपका लॉजिकल है, आपको इसको समझ के रखना है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस 12th क्लास में आएंगे, लेकिन वहां पे कुछ पढ़ाया नहीं जाता इसके बारे में। तो और ये क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ मिसलेनियस में। इससे पहले आपने 4 पार्ट्स इसके आ चुके हैं, तो आपने देखे होंगे। नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए, यूट्यूब पे ही है सारे पार्ट्स, प्लेलिस्ट में जाके मैट्रिक्स के 12th क्लास। चलिए, पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि हमें ये प्रूफ करना है, एक इसका प्रोसेसर है, उसी प्रोसेस के बिहाफ पे प्रूफ करेंगे। अब देखिए प्रूफ करते कैसे हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, जो हमें इक्वेशन दी गई है, जो हमें प्रूफ या सो डैट करनी है, कि वो सही है भी या नहीं, कि बस हम प्रूफ करने पे लगे हुए हैं और वो इक्वेशन सही ना हो। तो चेक करने के लिए आता है हमारा फॉर n इक्वल टू 1। ऑलवेज इस तरह के हर एक क्वेश्चन में यही आएगा, n इक्वल टू 1। अब n इक्वल टू 1 में देखिए अब करते क्या है। सबसे पहले से तो इसको एक टर्म्स मान लेते हैं pn करके, pn सच दैट a आई प्लस b होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n आई प्लस n a n टू द पावर माइनस 1 इंटू में है आपका b कैपिटल A। अब देखिए हमने लिया फॉर n इक्वल टू 1। अब जैसे हमने n इक्वल टू 1 लिया तो यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करी जाएगी n की, तो n की वैल्यू 1 पुट करिए, ए आई प्लस बी ए, n इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ए आई, n की वैल्यू 1 प्लस ए टू द पावर n माइनस 1, 1 माइनस 1 0। याद रखिए किसी भी टर्म्स की पावर 0 ऑलवेज क्या होता है 1, तो ये टर्म 1 हो गया पूरा, ये बचा बी ए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आई है, बिल्कुल आई है। तो इसका मतलब क्या है, दिस रिजल्ट
यानी कि देयरफॉर दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं बेसिकली इसका कि ये इक्वेशन जो हमें दी गई है वो क्या है, ट्रू है। यानी कि अब ट्रू है तो अब हमें प्रूफ करनी पड़ेगी। अब प्रूफ करने का एक प्रोसेस आता है, फिर हम करते हैं लेट सपोज, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इक्वेशन या इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, यानी कि किसी भी कांस्टेंट नंबर्स के लिए ये इक्वेशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर इक्वेशन ट्रू होगी तो n किससे रिप्लेस हो जाएगा, k से। ये हम सपोज कर रहे हैं, याद रखिएगा, हम यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, सपोज लेट कर रहे हैं। किसी भी नंबर्स के लिए क्या है, हमने 1 के लिए देखिए क्या कर, इस प्रोसेस क्या है, हम 1 के लिए चेक करते हैं, ठीक है, हम 1 के लिए चेक करते हैं और n इक्वल टू k के लिए लेट करते हैं, सपोज करते हैं, और फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं। और जो प्रूफ करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, इसकी हेल्प से। तो इसकी हेल्प से प्रूफ करने से क्या होता है कि अगर हम इसकी हेल्प से प्रूफ कर रहे हैं तो हमने जो लेट करा है यानी कि वो सही होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो देखिए कोई बात नहीं है, अभी आगे आगे धीरे करते हैं, समझ में आ जाएगा, पक्का आएगा। नेक्स्ट स्टेप्स क्या आती है, हम लेट करते हैं n इक्वल टू के किसी भी नंबर्स के लिए, किसी एक स्पेसिफिक नंबर्स के लिए, क्योंकि n इक्वल टू क्या है, नेचुरल नंबर, लेकिन हम k ले रहे हैं तो मतलब क्या है, किसी एक स्पेसिफिक नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब 1 की बात नहीं कर रहे, 1 को छोड़ के वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, क्या था आपका, हाँ ठीक है, n इक्वल टू के के लिए। तो आप n को किससे रिप्लेस कर दोगे यहाँ पे, k से, तो क्या हो जाएगा, ai प्लस बी ए होल टू द पावर k। अब इस होल टू द पावर k को फिर हो जाएगा a k i प्लस k a n माइनस 1 b a। हमने सिर्फ क्या करा है, हमने सिर्फ बच्चों ये करा है कि वहां पे जो वैल्यू थी, कौन सी वैल्यू थी, n की, उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, k से। ये हमने लेट करा, लेकिन मेन कंसेप्ट यहां से होगा। नाउ we shall to prove this result true for n इक्वल टू k प्लस 1। लेकिन हम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अब प्रूफ करेंगे। देखिए मेन चीज यही है, हम पहले 1 पे चेक करते हैं, n इक्वल टू k पे लेट करते हैं, और n इक्वल टू k प्लस 1 पे हम प्रूफ करते हैं। अब देखिए प्रूफ कैसे होगा, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, n k प्लस 1 से, और क्या हो जाएगा आपका ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू ए k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1, और क्या हो जाएगा a, यहाँ पे क्या है k प्लस 1 आएगा और माइनस 1 था, सिंपल क्या रह जाएगा k और बी ए। ना अब हमें ये क्या करनी है, इक्वेशन प्रूफ करनी है, राइट हैंड साइड किसके बराबर प्रूफ करनी है, लेफ्ट हैंड साइड के। लेकिन याद रखिएगा जो हम लेफ्ट हैंड साइड के प्रूफ करते हैं, देखिए चलिए यहीं से लिख देते हैं, सॉरी, हमने ली एल एच एस ए आई प्लस बी ए होल पावर के प्लस 1 इक्वल टू। अब देखिए जरा इस चीज को ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए होल पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए होल पावर 1। मीनिंग सिंपल, क्या पावर स्प्लिट कर दी, अलग अलग कर दिया, इसकी पावर 1 सिंपली क्या होता है, ऐड हो जाता है। अब इसके बाद हमने कहा था इसको हम प्रूफ करते हैं, लेकिन हेल्प किसकी लेते हैं, जो लेट करा है। और लेट क्या करा है हमने, हमें पता है ए आई प्लस बी ए टू द
होल पावर k की वैल्यू ये गिवन है, तो इस इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और ये क्या है, a k i प्लस k a k टू द पावर k माइनस 1 b a। अब इसके साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, आपका a i प्लस b a, इसका मल्टीप्लाई होगा। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा और उसी के बाद ही हमारा सॉल्व हो सकता है। चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ए आई का मल्टीप्लाई इससे करा तो ए के प्लस 1, आई का 2 बार मल्टीप्लाई होके आई रहना होता, उससे कोई फर्क नहीं होना, आई हो गया। इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो क्या हो गया, प्लस के, यहाँ पे पावर 1 है तो क्या हो गया ए टू द पावर के, और साथ में क्या हो गया बी ए। आई का मल्टीप्लाई किसी भी टर्म से हो जाए वही मैट्रिक्स आ जाती है, प्लस बी ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के आई सिंपली बी ए। अब प्लस कहाँ पे थे हम, इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब लास्ट टर्म तो के ए एन माइनस के ए टू द पावर के माइनस 1 बी ए डॉट बी ए। अब सारा खेल स्टार्ट होता है बच्चों यहाँ से। अब इस खेल को देखने से पहले, सॉरी खेल तो है नहीं, वैसे ही स्टडी है, लेकिन फिर भी समझिए, खेल ही समझ लो, क्या दिक्कत है। हाँ सॉरी, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपको प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है ये वाला टर्म्स, कुछ ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, इसमें आपको कुछ मिल रहा है इस तरह से, ये टर्म्स मिल गया, तो यानी कि इस टर्म्स के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बाकी के बचे हुए टर्म्स को अब हमें देखना है कि कैसे क्या हो रहा है। अब जरा यहाँ पे भी समझने की कोशिश करिए। चलिए इस टर्म्स को मैंने यही लिखा, ए के प्लस 1 आई प्लस ए टू द पावर के कांस्टेंट बी मैट्रिक्स ए टू द पावर के कांस्टेंट बी मैट्रिक्स है। आई का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर मैट्रिक्स ही होती है, तो यहाँ से हम ये कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, के प्लस 1 ए टू द पावर के बी मैट्रिक्स ए। तो देखिए जो हमें प्रूफ करना था वो तो आ गया, बेसिकली यही तो प्रूफ करना था, सेम टर्म्स हमारे पास आ गए। लेकिन ये क्या आया है, एक एक्स्ट्रा टर्म। तो अब इस एक्स्ट्रा टर्म्स के बारे में बात करते हैं कि एलिमिनेट कैसे होगा। के ए टू द पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे है ए स्क्वायर। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ था आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और जिसकी वैल्यूज क्या थी, 0 0 1 0। अब यहाँ पे है स्क्वायर, तो यानी कि हमें क्या करना होगा, ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 0 0। आपने मैट्रिक्स के प्रोडक्ट्स करने सीख रखे हैं, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिए 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0 हो गया, फिर प्लस 0 0 प्लस 0, इसके बाद 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0, फिर 0 से 0। बेसिकली यहाँ पे सब टर्म्स क्या आ रहे हैं, 0 के इक्वल, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, 0, यानी कि नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हो गया, ये टर्म्स क्या किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर है, तो ये टर्म्स भी किसके बराबर हो गया, 0 के। तो आपके पास यही टर्म बच गया। और इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है, दोबारा से बोल रहा हूं बच्चों समझने के लिए समझिएगा। एन इक्वल टू हमने 1 माना था, एन इक्वल टू के की वैल्यू हमने, सॉरी ये चेक करा था, इस पे लेट करा था, और एन इक्वल टू के प्लस 1 पे हमें प्रूफ करना था। जो हमें प्रूफ करना था हमने उसमें किसकी हेल्प ली, इसकी हेल्प ली, और ये प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ कर दिया, देखिए हमने क्या करा था, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, और लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई करते हुए कहाँ आ गए हम, राइट हैंड साइड पे। यही इसकी राइट हैंड साइड है, इसकी ये राइट हैंड साइड है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, प्रूव हो गया। लेकिन ध्यान देने की बात यह, हमने इसमें किसका हेल्प ली है, एन इक्वल टू के की। अगर जो हमने लेट करा था उसकी हेल्प ली है, तो वो लेट जो करा था यानी कि वो बिल्कुल सही करा गया लेट,
तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो हमने लेट करा है वो सही करा, और जिसकी वजह से ये क्वेश्चंस क्या होता है, प्रूफ। ये थोड़े से कंट्राडिक्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आपको 11th क्लास में समझ चुके हो काफी, और यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके बाद करना क्या होता है, इसके बाद कुछ नहीं करना होता। चलिए प्रॉपर लिख के ही दिखा देते हैं आपको कि होता क्या है इसके बाद। हाँ, नाउ हमारी जो फर्स्ट इक्वेशंस थी क्या थी, ए आई प्लस बी ए टू द पावर के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, उसे हमने किसके बराबर कर दिया प्रूफ, ए के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए टू द पावर के बी ए, इसके बराबर। ये टर्म हो गया 0। अब ये प्रूव हुआ। अब इस प्रूव होने का मीनिंग क्या हो गया, यानी कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1, यानी कि रिजल्ट किसके लिए सही है, n इक्वल टू के प्लस 1, जिसमें हेल्प किसकी ली गई थी, n इक्वल टू के। तो हम फाइनली लिख सकते हैं सॉरी तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं कि thus by the PMI, principle of mathematical induction, ai plus a to the power a b a whole power n equal to a to the power n I plus n a n minus 1 b a, where a इक्वल टू आपको गिवन है और n इक्वल टू नेचुरल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया, पीएमआई के थ्रू प्रूव हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा पीएमआई पे ही है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ पे भी हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की, लेकिन इसका हर एक एलिमेंट क्या है, ओनली 1। और लेकिन इसमें हमें प्रूफ करना है a टू द पावर n इक्वल टू 3n माइनस 1, और हर एक टर्म इसका 3n माइनस 1 है। और यहाँ पे n किससे बिलोंग्स कर रहा है, आपका n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब देखिए प्रूफ करने का फिर से वही सिंपल प्रोसेस कि हम लेट करेंगे, चेक करेंगे किस टर्म्स के लिए, 1 के लिए, क्योंकि ये चेक करना ही होगा आपको, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए यहाँ पे सारे ही क्वेश्चंस का पैटर्न यही है कि आपको चेक करना ही होगा यहाँ पे। अब देखिए चलिए चेक करते हैं। इसे लिख सकते हो पी एन such that a n 3 to the power n minus 1 3 to the power n minus 1, देखिए सारे टर्म्स रिपीटेड ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है कि हाँ जी 4 n इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, a टू द पावर 1 का 1। अब जरा यहाँ देखिए 2 टू द पावर n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, और किसी भी टर्म्स कॉन्स्टेंट्स का 0 भी क्या होता है 1। तो ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और ये तो हमें गिवन में दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, therefore it is true for n इक्वल टू 1 पे, यानी कि ये इक्वेशन जो दी गई है वो ट्रू है। इसके बाद करेंगे हम चेक, नॉट ए चेक, लेट। अब लेट में क्या करा जाएगा, लेट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, यानी कि यहाँ पे होता है हमारा लेट करना, या आप कह सकते हो सपोज करना,
मीनिंग एक ही रहती है इसमें, ये नहीं है कि अगर आपको कुछ अलग सा लगे। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p k सच डेट a टू द पावर k, और मैट्रिक्स क्या फॉर्म हो जाएगी आपकी 3 टू द पावर n माइनस वन, सॉरी k माइनस वन, k माइनस वन, k माइनस वन, 3 टू द पावर k माइनस वन। सेम टर्म्स ही लिखे जाएंगे आपके, ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि कुछ अलग लिखा जाएगा। अब देखिए, ये लेट करा, अब हमें क्या करना होगा, नाउ वी हैव टू प्रूव n इक्वल टू, फॉर n इक्वल टू k प्लस वन इज ट्रू। ये हमें प्रूफ करना होता है, और मेन बात यही यहाँ पे आती है जो हमारा मेन स्टेप्स है। तो देखिए, प्रूफ करने के लिए k प्लस वन, और क्या हो जाएगा a टू द पावर k प्लस वन, और यहाँ पे टर्म्स क्या हो जाएंगे, k की जगह k प्लस वन माइनस वन, यानी कि प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, k। इसमें पुट नहीं करते आप, इनिशियल वाली जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। मीनिंग क्या है इसमें, यहाँ पे ठीक है ना, वो वहां पे कर दिया बस, ऐसा कुछ नहीं है कि n की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे k प्लस वन, तो सिर्फ क्या बचेगा, k बचेगा। 3k पावर में है k, 3 टू द पावर k। अब देखिए, अब हमें ये प्रूफ करना है। चलिए इस तरह से लेते हैं इसे, क्योंकि लग जाएगा। नो 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 नो, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। नाउ तो a टू द पावर, सॉरी नॉट, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, a टू द पावर k प्लस वन, इसको लिखा जा सकता है a टू द पावर k डॉट a। और आपको पता है a टू द पावर k की वैल्यू हमने क्या करी है, a टू द पावर k की वैल्यू है आपकी ये, ठीक है। हम हमेशा प्रूव किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जो लेट करा है, जिससे कि लेट वाला टर्म हमारा ऑटोमेटिक प्रूव हो जाए, और यही हमें प्रूव करना होता है। किसी भी नंबर्स के लिए क्या है, ट्रू है। तो k की वैल्यू, a टू द पावर k की वैल्यू 3 टू द पावर k माइनस वन, k माइनस वन, 3 टू द पावर k माइनस वन, 3 टू द पावर k माइनस वन, k माइनस वन, 3 टू द पावर k माइनस वन। सेम टर्म्स लिखे जाइए, और कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे हम, यही काम रह गया। अब समझिए, अब a की वैल्यू तो आपको पता थी, जो गिवन है 1 1 1 1 1 1। हाँ जी, अब देखिए आपको करने हैं मल्टीप्लाई। देखिए अब मल्टीप्लाई हम आपको नहीं सिखाने वाले बच्चे, बार बार मल्टीप्लाई आप सीख चुके हो। अब इनको मल्टीप्लाई, चलो एक स्टेप फिर भी कर देते हैं, क्योंकि आपको एक लाइन करने के बाद आपको पता है ये टर्म सेम है, तो सेम सेम आना होगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करा, तो सेम टर्म्स क्या रहा, यही रहा। 3 टू द पावर k माइनस वन, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करा, फिर क्या रहा, सेम यही टर्म रहेगा। तो फिर यही टर्म्स कितनी बार सेम आएगा, फिर इसके साथ करा यही, फिर इसके साथ करा सेम, यानी कि 3 टाइम्स आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इनटू में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि एक चीज 3 बार आनी है ना बेटा प्लस प्लस में, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेम टर्म्स आने हैं, तो साथ के साथ अब डायरेक्ट लिख देते हैं, k टू द पावर 3 टू द पावर k माइनस वन डॉट 3, 3 टू द पावर k माइनस वन डॉट 3। अब ये सेम टर्म्स चलेंगे आपके, अब देखिए कि इसकी पावर्स क्या है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। अब जिसकी पावर 1 है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ऐड कर दीजिए, तो 3 टू द पावर k, 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 3 टू द पावर k। सेम टर्म्स आ गए आपके, और हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो है आपकी RHS
यही तो प्रूफ करना था हमें, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये मीनिंग क्या हो गया? मीनिंग ये हो गया देयरफॉर, सॉरी दिस इज देयरफॉर दिस रिजल्ट या द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि इसके लिए भी ट्रू है। तो बाय द PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि e टू द पावर n इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1 के सेम टर्म्स हैं, इज ट्रू, यानी कि ये क्या हो जाता है? प्रूफ। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं और थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि क्या होता है इसमें। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आपका सेम इसी पे ही है, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें भी गिवन है मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए है आपकी 3 1 -4 -1। देखो बच्चों, पढ़ लेना, बहुत हालत खराब हो रही है वीडियो बनाने में। ए टू द पावर n इक्वल टू 1 + 2n -4n n 1 - 2n, और n क्या है? एनी इंटीजर। अब देखिए, सेम कंसेप्ट, सेम प्रोसेस, सेम सॉल्यूशन नहीं है, वो आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा। इक्वेशन लिखते हैं Pn e टू द पावर n इक्वल टू 1 + 2n -4n n 1 - 2n। हम लेट करेंगे, बेसिकली चेक करते हैं, यहाँ पे लेट नहीं करते, चेक करते हैं। 1 लिया, 1 लिख दिया, तो देखिए ये हो गया 3, ये हो गया -4 1, और ये हो गया आपका -1। तो देखिए गिवन में आ गया, यानी कि ये ट्रू है, यानी कि द रिजल्ट ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो फिर हम लेट करेंगे, लेट द रिजल्ट टू बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो क्या हो जाएगा? पी के सच डेट ए टू द पावर k इक्वल टू 1 + 2k -4k k 1 - 2k। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट the result be true for n इक्वल टू k + 1। क्या करेंगे हम प्रूफ? k + 1 पे p k + 1 सच डेट। तो यहाँ से क्या था ये क्वेश्चंस? हाँ, तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर k इक्वल टू 1 + 2k + 1 -4k + 1, और ये हो जाएगा k + 1 1 - 2k + 1। अब देखिए, तो 1 + 2k + 2, ये क्या हो गया? -4k -4 k + 1 1 - 2k - 2। तो ये हो गया आपका फाइनली 3 + 2k k + 1 -4k -4 एंड -1 - 2k, यानी कि ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए प्रूफ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, गलत लिख दिया ना, देख लो, +1 होगा,
यहाँ सही था। k प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लिख सकते हो a टू द पावर k डॉट a। तो a टू द पावर k की वैल्यू क्या थी? a टू द पावर k की वैल्यू थी ये 1 प्लस 2k माइनस 4k, k 1 माइनस 2k, और a की वैल्यू क्या थी? 3 माइनस 4 1 माइनस 1, सॉरी 1 ऐसे थोड़ी लिखते हैं, 1। हाँ जी, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बराबर लाते हैं। किसके बराबर लाते हैं? ये रहा, इसके बराबर लाते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल सही है, और ऐसा होगा क्योंकि हम चेक कर चुके हैं, ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। चलिए मल्टीप्लाई इसके साथ करा, क्या हो गया? 3 प्लस 6k, फिर इसके साथ करा माइनस 4k, फिर माइनस 4 एंड माइनस 8k प्लस 4k, k का मल्टीप्लाई 3 के साथ करा 3k, फिर इसके साथ करा प्लस 1 माइनस 2k माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k। चलिए ये हो गया आपका 3 प्लस 2k, और ये टर्म्स हो गया माइनस 4k, और ये बन गया आपका k प्लस 1, और ये फाइनली हो गया आपके लिए 2k माइनस 1। अब चेक करते हैं ये वैसा ही आया है, कुछ गलत कर दिया हमने। देखिए चलिए बिल्कुल सही है, सेम आ गया। तो सेम आने का मीनिंग देखिए, आगे पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया? Therefore the result is true for n इक्वल टू k प्लस 1। अगर ये k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया, और किसकी हेल्प से हुआ था? n इक्वल टू k, तो मीनिंग क्या हो गया? thus by PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो आपका जो गिवन टर्म्स था, कहाँ गया गिवन टर्म्स? a टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू z। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब अच्छा क्वेश्चन है ये काफी, क्वेश्चन नंबर 4, और ध्यान से देखिएगा, अच्छा सा, कोई टफ वर्क नहीं है, लैंग्वेज अच्छी है, और लैंग्वेज ही सब कुछ है यहाँ पे आपकी। इफ a एंड b आर मैट सिमेट्रिक, आपके लिए पहले क्वेश्चन नोट कर देते हैं। a एंड b आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मीनिंग एक जैसी, यानी कि बदलो मत ज्यादा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और प्रूफ करना है हमें, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट, कोई नहीं डेट छूट गया, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको ये पता होगा, पहले सिमेट्रिक समझो और फिर स्क्यू सिमेट्रिक समझना है क्या चीज। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, यानी कि सिमेट्रिक वो चीज है जो बदले नहीं, यानी कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज करते हो और हमें मिलती है सेम मैट्रिक्स, तो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है हमारे पास है मैट्रिक्स ए, उसका ट्रांसपोज करते हो तो हमें मिल जाती है रिवर्स, मीनिंग माइनस ए मैट्रिक्स, यानी कि सब कुछ सेम रहेगा, बस वो अपोजिट हो जाएगी। साइन कैसा आ जाएगा? प्लस से माइनस, माइनस होगा तो कैसा आ जाएगा? प्लस, मीनिंग साइन चेंज होना। अब इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो पहले गिवन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए गिवन है हमारे पास a एंड b आर सिमेट्रिक, यानी कि a का ट्रांसपोज a होगा और b का भी ट्रांसपोज b रहेगा। और जो प्रूफ करना है वो देखिए, a b माइनस b a,
और ये क्या लेट कर लिया हमने, इक्वल टू सी, और इसको करना है स्क्यू सिमेट्रिक। हमने सी का ट्रांसपोज करा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, और माइनस है, आपको एक ये पता होगा ए माइनस बी का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सेम ए बी को एक मानिए टर्म, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, सॉरी स्क्वायर नहीं ट्रांसपोज है। अब देखिए एक फॉर्मूला और होता है, अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो साइन क्या, सॉरी मैट्रिक्स हो जाती है चेंज, तो पहले आ जाएगी बी मैट्रिक्स फिर आ जाएगी ए मैट्रिक्स। तो ए बी में क्या हो गया, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, यहाँ क्या हो गया ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, और हमारे पास गिवन था ट्रांसपोज ए और बी का सेम रहेंगे, तो ये हो गया बी, ये हो गया ए माइनस ए बी। अब जरा ये बताइए, माइनस लिया कॉमन, तो ए बी माइनस बी ए बचा, तो बताइए सेम नहीं आ गया, ये क्या चल रहा था सी का ट्रांसपोज, और क्या आ गया हमारे पास माइनस सी। क्यों माइनस सी, क्योंकि किसके बराबर लेट करा था हमने सी, और हमने क्या कहा था स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने का मीनिंग क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स जस्ट उसके अपोजिट मतलब साइन चेंज हो जाए तो वो क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका हो गया प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पे भी सो डैट करना है, समझ लीजिए क्वेश्चन को। सो डैट द मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, देख लो दोनों ही हैं ये, यानी कि ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन कंडीशन देखिए पहले। अकॉर्डिंग टू नहीं, अकॉर्डिंग एस, ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब है कि ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो ऊपर वाली जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है तो सही बात है, वो सिमेट्रिक भी हो सकती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकती है। यानी कि पहली बात करते हैं हम, पहला केस लेके चलते हैं कि ए है सिमेट्रिक, तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, सिंपल ए। अगर ये सिमेट्रिक है तो जो हमें मैट्रिक्स गिवन है बी का ट्रांसपोज ए और बी, तो ये भी क्या होगी सिमेट्रिक। सी माना हमने और सी का करा ट्रांसपोज, तो सी का जैसे ही ट्रांसपोज करा तो क्या हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना क्या पड़ेगा कि इसको एक टर्म मान लीजिए, इसको दूसरा टर्म मान लीजिए, और मल्टीप्लाई में होती है तो पोजीशन चेंज हो जाती है। तो पहले आ गया ए बी एक साथ और फिर आ गया बी का ट्रांसपोज और डबल ट्रांसपोज। चलिए, और ये अभी आपको बताया था कि ए बी का ट्रांसपोज अगर करते हैं तो पोजीशन हो जाएंगी इंटरचेंज। तो पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, और डबल ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का होता है सेम। और यहाँ पे आपको पहले ही क्लियर कर दिया है क्या, ए इज ए सिमेट्रिक, तो बी का ट्रांसपोज ए एंड बी। तो बताइए हमारे पास सेम आ गया जो हमने लेट करा था सी इक्वल टू, और सेम आने का मतलब क्या हो गया कि ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब केस सेकंड की भी बात कर लेते हैं, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक में हो गया माइनस ए। फिर से लेट करते हैं C इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए बी, तो हमने C का ट्रांसपोज करा, तो इसका मीनिंग फिर से B का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज, तो ए बी आ जाएगा आपका आगे ए बी का होल ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज खेलो अब। तो फिर आ गया बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और फिर ये क्या हो गया बी, क्योंकि डबल ट्रांसपोज तो सेम हो गया ना। और ए का ट्रांसपोज यहाँ पे बता रखा है ए जे स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा माइनस बी का ट्रांसपोज ए बी। तो अब ये देखिए ध्यान से, ये सेम आई है लेकिन बस क्या आ गया है, ये क्या है जो हमने लेट करा था सी, तो सेम मैट्रिक्स तो आई आपकी लेकिन साइन क्या हो गया चेंज। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गई स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूव होगी सिमेट्रिक, लेकिन अगर ए सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक प्रूव होगा,
ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम बच्चों, जिसमें बोला गया फाइंड द वैल्यू of x, y, z if the matrix, और मैट्रिक्स है A हमारे पास जिसके अंदर है 0x, 2y, y माइनस y, और साथ में है z माइनस z एंड z, एंड सेटिस्फाई करती है ये इक्वेशन को। सेटिस्फाई द इक्वेशन A प्राइम यानी कि ट्रांसपोज A इक्वल टू I आइडेंटिटी। अब देखिए इसके सॉल्यूशन को। A ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है? दिस इज A ट्रांसपोज A इक्वल टू I। A ट्रांसपोज मीनिंग हमें इसे ट्रांसपोज करना पड़ेगा पहले। चलो ट्रांसपोज करते हैं तो 0 2y z, फिर हो गया आपका x y माइनस z, फिर आपका x माइनस y z, इसके साथ मल्टीप्लाई है इसका a का, तो a का मल्टीप्लाई मीनिंग 0 2y z, x y माइनस z, और फिर साथ में है x माइनस y z इक्वल टू I फॉर आइडेंटिटी, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिएगा ध्यान से, सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करना है तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस x का मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 0 का मल्टीप्लाई होगा आपका 2y से 0, x का मल्टीप्लाई y से xy, x का मल्टीप्लाई y से माइनस के साथ तो माइनस xy, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 ही हो गया, x का मल्टीप्लाई माइनस xz, फिर प्लस xz। अब 2y का मल्टीप्लाई 0 से तो ये 0 हो गया, y का मल्टीप्लाई x से तो xy, y का मल्टीप्लाई माइनस y का मल्टीप्लाई x से तो माइनस xy, और ये कहाँ तक हो गया? हाँ जी पहली लाइन सॉरी फर्स्ट हो गया था। 2y का मल्टीप्लाई 2y से तो 2y स्क्वायर, फिर आपका y का मल्टीप्लाई y से y स्क्वायर, माइनस y का मल्टीप्लाई y से तो ये हो गया फिर से प्लस y स्क्वायर। उसके बाद 2y का मल्टीप्लाई z से तो ये हो गया 2yz, फिर y का मल्टीप्लाई z से माइनस yz, माइनस y का मल्टीप्लाई माइनस yz, z का मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, z का मल्टीप्लाई माइनस xz, z का मल्टीप्लाई x से प्लस xz। देखिए ये जो सिंबल बनाता हूं मैं, ये z का ही सिंबल होता है कि स्टैंडर्ड है और कुछ नहीं है z, क्योंकि 2 और z में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि 2 समझा जाए या z समझा जाए, तो z क्रॉस। इसके बाद z का मल्टीप्लाई होगा आपका 2y से तो क्या हो गया 2yz। देखिए अब इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ 2 और z क्लेरिफाई हो जाएगी, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए z क्या है और 2 क्या है। फिर z का मल्टीप्लाई y से माइनस yz, z का मल्टीप्लाई y से प्लस z का मल्टीप्लाई नहीं इसका, हाँ इसका होना है y से, तो ये माइनस में ही आएगा माइनस yz। अब z का मल्टीप्लाई z से z स्क्वायर, माइनस z का माइनस z से प्लस z स्क्वायर, और z का z से, तो मीनिंग क्या हो गया z का स्क्वायर। और ये सब किसके बराबर था? आइडेंटिटी के, और आइडेंटिटी क्या है आपकी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं हम, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व मीनिंग क्या हुआ, दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। इम्प्लाइज ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, दिस इज ऑल्सो 0, ये हो गया 4y स्क्वायर,
और ये टर्म्स 0 हो गए आपके, ये भी 0, 0, 3z² इक्वल टू क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब यहाँ से आप x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2x² किसके बराबर हो गया, 2x² हो गया आपका 1 के बराबर, तो x² की वैल्यू होगी 1/2। तो x की वैल्यू कितनी होगी 1 ± 1/√2। 4y किसके बराबर हो गया, 4y² हो गया 1 के बराबर, y² इक्वल टू हो गया आपका 1/4, तो y की वैल्यू होगी ± 1/2। z 3z² किसके बराबर हो गया 1 के, z² की वैल्यू होगी 1/3, तो z कितना हो गया ± 1/√3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें दे रखा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। अब इस x की वैल्यू के लिए देखिएगा, यानी कि फाइंड वैल्यू ऑफ x, या फॉरवर्ड वैल्यू बोला गया, मीनिंग वही है कि x की क्या वैल्यू होगी। सॉरी 1 क्यों लिखा जा रहा है, x की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए मैट्रिक्स क्या दे रखी है 1 2 1, फिर आपकी है 1 2 0 2 0 1 1 0 2, साथ में है आपका 0 2 x इक्वल टू 0 0, मीनिंग नल मैट्रिक्स है। अब ये बताइए, ये है आपका 1 क्रॉस 3 का, ये है 3 क्रॉस 3 का, और ये किसका है 3 क्रॉस 1 का। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, कोई फर्क नहीं है। पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों, क्योंकि इसका लास्ट इसका फर्स्ट टर्म सेम है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट टर्म सेम है। तो स्टार्टिंग से ही करते हैं हम, ज्यादा वैसे नहीं करते हैं। तो देखिए, तो 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो गया 2, 2 का मल्टीप्लाई 0 0, ये तो 0 0 हो गया। उसके बाद 1 का 0 हो गया, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2 हो गया। तो 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बननी थी, जो कि बन गई 0 2 x इक्वल टू 0। तो ये कितना हुआ आपका 6 2 4, 0 2 x इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये 1 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 1 है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का आएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई 0 से 0, प्लस 2 का 2 से 4, प्लस 4 का x से 4x, तो ये क्या है 1 क्रॉस 1 का, क्योंकि सारे ही टर्म प्लस में है, इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 4 + 4x इक्वल टू 0। तो 4x की वैल्यू क्या होगी -4, तो x की वैल्यू क्या निकली आपकी -1। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना हो गया -1। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। 8 क्वेश्चन काफी इजी है बच्चों, इसे आप ट्राई कर सकते हो कि करा जाए। चलिए कर ही देते हैं, क्या छोड़ा जाए। मन तो नहीं कर रहा है, क्या करें, लेकिन छोड़ना नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है आपका 3 - 1 1 2। अब हमें यहाँ पे शो करना है, सो डैट a² - 5a + 7i इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको a² की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो a² की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 - 1 1 2, 3 - 1 1 2, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से कितना हो गया 9, 1 का मल्टीप्लाई -1 से -1, 3 का मल्टीप्लाई 3, प्लस 2, -1 का मल्टीप्लाई 3 से -3, -2, -1 का मल्टीप्लाई -1, प्लस 4। तो ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हुई है, ये मैट्रिक्स फॉर्म हुई है आपकी 8 5
-5 एंड 3। चलिए ये स्क्वायर हो गया। तो देखिए इसी क्वेश्चन में हमें क्या वैल्यू पुट करनी थी, ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 8 -5 5 3 -5 टाइम्स ए, यानी कि सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। अब इतना आपको समझ में आ चुका है। तो 5 का मल्टीप्लाई करते तो 15 हो गया, 5 -5 10 प्लस 7 आई, यानी कि आइडेंटिटी में 7 का मल्टीप्लाई तो 7 0 0 7। अब इसे क्या लाना है हमें, ये सपोज आपका LHS, तो अब हमें RHS यानी कि 0 के बराबर लेके आना है। तो देखिए ये प्लस का इसे ऐड कर देते हैं, कितना हो गया, 15 हो गया, 5 हो गया, यानी कि हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। और ये क्या हो गया, -5 एंड 10, -15 5 -5 10। अगर ये सेम है तो माइनस का साइन है तो क्या हो गया, 0। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। देखिए 9 क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी फाइंड करनी है x की वैल्यू। हमें दे क्या रखा है, x -5 -1, इसका मल्टीप्लाई है आपका 1 0 2 से, 0 2 0 2 1 3, और फिर साथ में मल्टीप्लाई है आपका x 4 1 इक्वल टू 0। तो इसमें फिर से मल्टीप्लाई करिए, x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम, x का मल्टीप्लाई इसमें करा तो क्या हो गया, x 0 हो गया एंड -2, फिर उसके बाद 0 हो गया, -10 0, x का मल्टीप्लाई करा 2x हो गया, -5 हो गया, -3। इसके साथ हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, x 4 1। तो देखिए ये क्या हो गया आपका x -2, ये हो गया -10, और ये हो गया 2x -8, x 4 1 0। x का मल्टीप्लाई इसके साथ करा तो क्या हो गया, x² -2। और वैसे भी ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 1 की है, तो इसका मतलब हमारे पास जो बनेगी 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि आपको ये पता है क्योंकि ये टर्म्स इक्वल हैं और फाइनल टर्म्स से मैट्रिक्स फॉर्म होती है। उसके बाद -40 प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। तो x² सिंपली, हाँ जी, ये x² हो गया प्लस 2x हो गया। अब देखिए यहाँ से -8 -10 एंड -40, तो कितना हो गया, -50 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्विंग पे देखिएगा क्या करा जाता है, क्योंकि सॉल्विंग मेन है इसके लिए। लेकिन इसमें हमने एक छोटी सी मिस्टेक ये करी है, क्योंकि x का मल्टीप्लाई इससे होना तो इससे करा था, -2 से नहीं करा था तो इससे भी होना था, जिसकी वजह से ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल होने का मीनिंग क्या हो गया, x² और सिंपल बचेगा आपका -48 इक्वल टू 0। तो जिससे x की वैल्यू, x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48, और x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस, और इसका आ जाएगा रूट, चलिए थोड़ा यहाँ लिखते हैं, +-4√3, हाँ मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही। ये हो गया x की वैल्यू। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपको समझ में आ रही होंगी सारा ये क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखने की कोशिश करिए, और ये क्वेश्चंस काफी मेन है। और आज आपका चैप्टर ये मिसलेनियस खत्म होने के साथ साथ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर स्टार्ट करेंगे हम 4th चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 10 काफी अच्छा क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आपको सोचना और समझना दोनों ही है।
यहाँ पे मैथमेटिकल स्किल्स के साथ आपके कुछ और भी टर्म्स पे फोकस करा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लेंथी है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 10 को। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें मैथमेटिकल ट्रिक्स के साथ आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग भी लगानी होगी। अब ये है क्या क्वेश्चन, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास दो मार्केट है, जिस मार्केट 1 फर्स्ट और मार्केट सेकंड। अब इन दो मार्केट्स में प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स कितने, 3 प्रोडक्ट्स हैं। एक्स प्रोडक्ट है, वाई प्रोडक्ट है और जेड प्रोडक्ट है। ये हो गया एक्स प्रोडक्ट, ये हो गया वाई प्रोडक्ट, ये हो गया जेड प्रोडक्ट। मार्केट फर्स्ट में एक्स प्रोडक्ट बिकता है 1000 रुपीज का, 10,000 रुपीज का। बाई प्रोडक्ट बिकता है 2000 रुपीज का, और जेड प्रोडक्ट बिकता है आपका 18,000 रुपीज का। मार्केट 2 दूसरे मार्केट में 6000 का फर्स्ट एक्स प्रोडक्ट, और वाई प्रोडक्ट है 20,000 रुपीज का, और जेड प्रोडक्ट है 8,000 रुपीज का। ज्यादा डिफरेंस है। हाँ जी, ये हो गए ये बात। अब देखिए, फिर इसमें पार्ट्स दो हैं। पहले पार्ट की बात करेंगे हम इसमें, जिसमें बोला गया यूनिट सेल प्राइस। यूनिट सेल प्राइस किसका प्राइस, एक्स प्रोडक्ट का, जो कि गिवन है 2.5 रुपीज, वाई प्रोडक्ट 1.50 एंड जेड प्रोडक्ट 1 रुपीज। अब बोला गया है फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक अलजेब्रा। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब है कितना पैसा बनाना। मीनिंग जो मार्केट फर्स्ट है वो टोटल कितनी कमाई करता है एक्स वाई जेड प्रोडक्ट से, मार्केट सेकंड कितनी कमाई करता है एक्स वाई जेड प्रोडक्ट से। अगर एक्स का सेलिंग प्राइस, वाई का सेलिंग प्राइस और जेड का ये सेलिंग प्राइस है। मैट्रिक्स तो आप छोड़िए, अब सिंपल देखिए, मार्केट एक्स बताइए कितना टोटल रुपीज कमाएगा। इतने प्रोडक्ट है 10,000, एक प्रोडक्ट का 2.5 मल्टीप्लाई करिए, प्लस 2000 का मल्टीप्लाई 1.5 में करिए, प्लस 18,000 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, सबको ऐड कर दीजिए, तो मार्केट फर्स्ट का रेवेन्यू प्राइस आ गया। बिल्कुल, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें ये सॉल्व करना है पूरा का पूरा कंसेप्ट मैट्रिक्स के बिहाफ पे। और सेम तो देखिए, मैट्रिक्स के रूल्स हैं कुछ, आप सिंपली ऐसे नहीं कर सकते कि कुछ भी कर दो। चलिए इसको एक लेते हैं मैट्रिक्स 10,000, 6,000 मार्केट फर्स्ट सेकंड, 2,000, 20,000, 18,000, 8,000। और रेवेन्यू की बात करी जाएगी तो देखिए, पहली चीज ये आप समझ गए हो ना अच्छी तरह से कि आपको रेवेन्यू निकालना है। तो अगर इतने प्रोडक्ट, मैट्रिक्स से देखो बाद में होगा काम, ऐसे क्वेश्चंस को आपको पहले समझना भी तो होगा। देखिए इन क्वेश्चंस में है क्या, अगर इतने प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस ये है, तो सिंपल इसका इससे मल्टीप्लाई करो, टोटल प्राइस आ गया। वाई का वाई से, जेड का जेड से, और तीनों को ऐड कर दे तो मार्केट फर्स्ट का रेवेन्यू प्राइस। सेम होगा मार्केट सेकंड के साथ, लेकिन मैट्रिक्स में तो ये बताइए कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, ये है 2x3 की मैट्रिक्स। अब और जरा सोचिए, मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड का हमें अलग अलग प्राइस चाहिए, क्योंकि इसने साफ कहा है कि हमें कितना चाहिए, एंड फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। यानी कि जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी फाइनली, वो कैसी बनेगी, दो टर्म्स में बनेगी, मार्केट एक्स का अलग प्राइस, मार्केट सेकंड का अलग प्राइस। तो आप कैसे कर सकते हैं, अगर 2x3 है तो पहला टर्म क्या आना चाहिए 3, तो 3 इनको आप कैसे लिखेंगे, 3 आ जाए, 2.5, 1.5, 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं है। तो ये हो गया 3x1। तो देखिए ये सेम हो गया, और फाइनल आंसर बताइए किसका आएगा, 2x1 का आएगा। यानी कि यही कह रहे थे हम, यानी कि मार्केट एक्स का अलग, मार्केट फर्स्ट का अलग प्राइस, और मार्केट सेकंड का अलग प्राइस, नहीं रेवेन्यू मतलब प्रोडक्ट्स का। मार्केट का क्या प्राइस लगाओगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने में अब क्या रहेगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 2.5 से, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 से सॉरी
तो 2.5 से मल्टीप्लाई करा इसका, तो ये हो गया आपका 25,000। देखिए बेसिकली ये कितनी जीरोस है, 4 जीरोस है, इसमें लगाइए 2 जीरोस तो चलेगी, 2 जीरोस और यूज होगी, कुछ नहीं मल्टीप्लाई में इसका इससे मल्टीप्लाई करिए तो इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 डबल, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 3,000 रुपीज। उसके बाद 18 का मल्टीप्लाई 1 से करिए, सेम यही रहेगा। और मैंने एक गलती करी, ये तीनों किस में रहेंगे, प्लस में, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे। अब सेम नीचे आइए तो उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 प्लस 30,000 प्लस, कॉमन ही है, प्लस है 8,000। अब इनको सिंपली अगर आप ऐड करते हो तो 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है ये, 1 2 और एक क्या, सिंगल 1, तो 2 क्रॉस 1। तो देखिए, तो सिंपली अगर ये ऐड करते हो तो ये हो जाएगा आपका 46,000 रुपीज, और ये हो जाएगा आपका 53,000 रुपीज। तो ये हो गया फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू, ये हो गया सेकंड मार्केट का रेवेन्यू। ये था इसका पार्ट 1। अब पार्ट 2 की भी बात करते हैं। इसमें पार्ट 2 में बोला गया है, यानी कि पार्ट बी में, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर, यानी कि यूनिट कॉस्ट, यानी कि देखिए ये कॉस्ट था इसका सेलिंग प्राइस। अब बात किसकी आ रही है, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब बात आ रही है कॉस्ट प्राइस की, यानी कि यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है, एक्स प्रोडक्ट का वो दे रखा है 2 रुपीज, वाई प्रोडक्ट का दे रखा है 1 रुपीज, और जेड प्रोडक्ट का दे रखा है 0.5 रुपीज, यानी कि 50 पैसे। अब इसने पूछा फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब बताना है आपको टोटल प्रॉफिट कितना होगा। अब टोटल प्रॉफिट बताने का मीनिंग क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट बताने का मीनिंग होगा एक्स मार्केट को कितना प्रॉफिट होगा, वाई मार्केट को कितना प्रॉफिट होगा। कहा गया क्वेश्चन, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट तो हम बाद में बताएंगे, पहले इसका क्या निकालेंगे हम, टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी कि मार्केट एक्स का कॉस्ट प्राइस क्या है, मार्केट वाई का कॉस्ट प्राइस है क्या। हमने पहले क्या निकाल लिया, उसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि रेवेन्यू, जो सामान को बेच के इतने पैसे जनरेट करता है। अब खरीदा कितने का था सामान आपने, एक्स वाई जेड, सेम वही कंसेप्ट यूज कर लीजिए। जो आपकी मैट्रिक्स है कितनी, 10,000, 2,000 और 18,000। उसके बाद 6,000 मार्केट सेकंड के लिए, 20,000 और 8,000, और ये है 21.5। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000, बिल्कुल ये हो जाएगा 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000। अब इसको सिंपली ऐड करेंगे तो अब होगा कितना आपके पास, ये हो जाएगा 31,000 और इसका हो जाएगा आपका 36,000 रुपीज। यानी कि कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है हमें मार्केट 1 का, ये मार्केट फर्स्ट का रहेगा, ये मार्केट 2 का रहेगा, तीनों प्रोडक्ट का एक्स वाई जेड, लेकिन हमें प्रॉफिट निकालना है। तो भाई प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, तो प्रॉफिट के लिए सेल माइनस कॉस्ट। तो जो सेलिंग हुई थी, तो मार्केट 1 की बात करते हैं पहले, मार्केट फर्स्ट की बात। तो मार्केट फर्स्ट की सेलिंग हुई थी 46,000 की, 46,000 की, उसका कॉस्ट प्राइस है 31,000 रुपीज। तो क्या हो गया इसमें आपका आ गया 5
1 15,000 रुपीज का प्रॉफिट मार्केट फर्स्ट को हो रहा है, मार्केट 2 में कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसका पहले सेलिंग प्राइस 53,000 माइनस कॉस्ट प्राइस 36,000 रुपीज, तो इसमें कितना हो गया 17,000 रुपीज। मार्केट सेकंड कितना कमा रहा प्रॉफिट कर रहा है 17,000, मार्केट फर्स्ट कितने का प्रॉफिट कर रहा है आपका 15,000 रुपीज का। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 10। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा और बहुत मेन है, वैल्यू बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 पे स्टार्ट करते हैं अब हम। 11 क्वेश्चन में पूछा गया है आपका, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा लेंथी भी जा सकता है। देखिए ये काफी अलग क्वेश्चन है। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, ये वैल्यू नहीं पूछ रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये पूछा फाइंड मैट्रिक्स एक्स, यानी कि एक्स मैट्रिक्स क्या होगी। तो लिखिए गिवन क्या दे रखी है हमें इक्वेशन, एक्स इंटू 1 2 2 सॉरी 3 है, आंसर गलत हो जाएगा फिर, 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब जरा ध्यान से देखिए, ये मैट्रिक्स कितने की है 2 क्रॉस 3 की, ये किसकी है 2 क्रॉस 3 की, और ये भी कोई एक मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स कितने की रखी जाए कि मल्टीप्लाई आपका सक्सेसफुल हो जाए। ये कंफर्म है कि ये 2 है, तो यानी कि इसका फर्स्ट टर्म, तो इसका क्या होगा लास्ट टर्म 2 रहेगा। अब बात आती है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म सपोज मैंने ए मान लिया, तो आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई होके ए क्रॉस 3 की बनेगी, और आपको पता है यहाँ 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन रही है, तो ए की वैल्यू क्या होगी 2। समझ में आया आपके? बिल्कुल नहीं आया होगा। देखिए हमें एक्स की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता, इसकी हमने मान लिया ए क्रॉस बी मैट्रिक्स। सपोज इसको y मानिए, इसको कुछ देर के लिए z मानिए। अब पहले समझाते हैं इस क्वेश्चन को। y का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के साथ, और आंसर मैट्रिक्स का बन रहा है हमारा 2 क्रॉस 3 का। आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई गारंटी होना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो हमें पता लग गया b इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, और जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी a क्रॉस 3 की, और नई कौन सी है, जो नई मीनिंग क्या है जेड मैट्रिक्स ही, तो ये क्या है 2 क्रॉस 3, यानी कि a की वैल्यू इससे कंपेयर करके क्या निकल गई 2। तो यानी कि x मैट्रिक्स जो है आपकी वो किसकी है 2 क्रॉस 2 की। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, जो यहाँ पे आप x मैट्रिक्स पुट करोगे वो कितने क्रॉस कितने की होगी, यानी कि उसका ऑर्डर क्या होगा, इसलिए ये मेन क्वेश्चन है। क्योंकि कभी यहाँ पे आप 2 क्रॉस 3 ले लीजिए, 3 क्रॉस 4 ले लीजिए, कुछ नहीं होने वाला इससे। चलिए अब हमने मैट्रिक्स x को एज्यूम कर लिया ए बी सी डी करके, ए बी सी डी कहीं से भी कुछ भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस मेन ये था कि कितने क्रॉस कितने की है। और ये है आपका 4 5 6 -7 सॉरी -9 2 4 6। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं अब इसका, ए का मल्टीप्लाई 1 से ए हो गया, प्लस 4 बी हो गया, फिर 2a हो गया, प्लस 5b हो गया, 3a प्लस 6b, फिर सेम भी यहाँ पे c प्लस 4d। अब ये क्या हो गया 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d, -7 -8 -9 2 4 6। अब कंपेयर करिए बस, ए बी किसके बराबर रहेगा, a प्लस 4b रहेगा आपका -7 के बराबर। अब देखिए ये तो ठीक है, a और b किसके -7, तो एक और a b को लेते हैं, इसमें है तो ये किसके बराबर रहेगा 3a प्लस 6b -9 के। यहाँ से ए बी की वैल्यूज आपकी फाइंड हो जाएगी। बस आप इसको भी ले सकते थे, ध्यान नहीं दिया मैंने, इसको ध्यान दिया, इसको ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इक्वेशंस लेनी है क्योंकि इसमें सॉरी इसमें क्या करा अब हमने, कुछ नहीं 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 के मल्टीप्लाई से क्या हो गया 3a प्लस 12b इक्वल टू -21। फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको, 3a
प्लस 6b इक्वल टू -9, माइनस माइनस प्लस, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 6b और आपका ये माइनस का ही है, हाँ बिल्कुल ये माइनस का ही है, तो ये होता आपका 21। तो 9 जाने के बाद, तो ये 9 जाने के बाद हो जाएगा आपका -12, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी -2। ये b की वैल्यू फाइंड आउट होगी, इसमें पुट कर दीजिए a प्लस 4b इक्वल टू -7 में, तो a प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -7, तो a -8 इक्वल टू -7, तो a की वैल्यू इस तरफ प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1। आपके पास a की b की वैल्यू भी निकल गई, तो आप c और d की निकालते हैं, तो फर्स्ट को c प्लस 4d इक्वल टू किसके बराबर, 2 के बराबर पुट करिए, और 2c प्लस 5d को किसके बराबर, 4 के बराबर पुट करिए। फिर से इसमें क्या कर दीजिए, कुछ नहीं, 2 का मल्टीप्लाई, ये 2c है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2c हो गया, प्लस 8d हो गया इक्वल टू 4, 2c प्लस 5d इक्वल टू, ये आपके जो टर्म्स रहेंगे 4, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका 3d इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, और इस 0 को आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो c की वैल्यू आपकी निकल गई 2। तो देखिए यहाँ से आपकी क्या वैल्यू निकल गई, a b c d की a की वैल्यू निकली है आपकी 1, उसके बाद b की वैल्यू निकली है -2, हाँ जी बिल्कुल -2 निकली b की वैल्यू, उसके बाद c की वैल्यू 2 निकली है, फिर d निकली है, तो यहाँ पे आप a b c की वैल्यू पुट कर दीजिए, जिससे आपका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 11। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 फिर से आता है किस पे, आपका PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। चलिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचेंगे। इसमें देखा है ABR स्क्वायर मैट्रिक्स, और सेम ऑर्डर की है, AB इक्वल टू BA, ये गिवन है बेसिकली। अब देन प्रूफ करना बाय इंडक्शन, यानी कि PMI, इंडक्शन बोल दिया जाए तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहले पार्ट में करते हैं हम AB टू द पावर n इक्वल टू BNA। तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू BA, जो कि गिवन के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, द रिजल्ट इज ट्रू, स्केच भी सारी खत्म हो गई है इस लॉकडाउन में, ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब देखिए ये तो ट्रू हो गया, फिर लेट या एज्यूम करते हैं, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो p k सच दैट ये क्या हो जाएगा, a b टू द पावर k इक्वल टू b टू द पावर k a। अब नाउ वी हैव टू प्रूव the result is true for n equal to k plus 1। तो k plus 1 की वैल्यू, तो यहां से क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही है, हाँ, a b टू द पावर k plus 1 इक्वल टू b टू द पावर k plus 1 a। अब देखिए, अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ करना। तो हमारे पास LHS क्या है, a b टू द पावर k plus 1, तो इसे हम क्या से लिख सकते हैं, a b टू द पावर k डॉट b। अब देखिए हम इसका यूज करते हैं, तो a b की वैल्यू क्या है, b k a डॉट b।
ये आपको समझ में आ गया होगा। और गिवन दे रखा है हमें, क्या गिवन दे रखा है, ए बी इक्वल टू बी ए। तो ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी टू द पावर के बी ए, क्योंकि मैट्रिक्स में हम ऐसे आगे पीछे नहीं लिख सकते, लेकिन वो गिवन है तो हम लिख सकते हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया, बी टू द पावर के प्लस 1 ए। तो बताइए ये किसके बराबर आ गया, आर एच एस के। तो मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग ये हो गया, देयरफॉर दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। इसके लिए ट्रू है। तो फिर आप फाइनली लिख सकते हो, बाय द PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस इक्वेशन इज ट्रू। ये हो गया आपका 12 पार्ट, लेकिन ये 12 पार्ट में था ए, क्योंकि लास्ट में फिर भी लिखा है फर्दर प्रूफ, यानी कि आप एक बार और कुछ प्रूफ करवा रहा है हमसे। क्या प्रूफ करवा रहा है, चलिए जब सब करा है तो उसको भी करके ही छोड़े। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ये, आशा करते हैं, क्योंकि क्लासरूम तो है नहीं, आप जवाब दे दोगे कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 12 का ही है बी पार्ट। अब जो हमें प्रूफ करना है, ए टू द पावर होल एन इक्वल टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन। पहले हम चेक करेंगे फॉर एन इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, ये पावर 1 हो गई, इक्वल टू ये भी 1 हो गया, तो ए बचा बी बचा। मीनिंग क्या है, यानी कि दिस रिजल्ट इज ट्रू ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब लेट करेंगे, लेट द रिजल्ट ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो p k such that a b whole power k इक्वल टू a टू द पावर k b टू द पावर k। तो अब जिससे क्या हो जाएगा, यही होगा, क्या होगा इसके आगे, सॉरी इसके आगे देखते हैं। वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो p एट a टू द पावर होल में k प्लस 1 इक्वल टू a टू द पावर k प्लस 1 b टू द पावर k प्लस 1। अब फिर से हम इसकी साइड लेते हैं LHS। तो a b टू द पावर k प्लस 1, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, a b टू द पावर k डॉट a b। और ए बी टू द पावर होल की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए के बी के और साथ में है ए बी। और हमने आपको बताया था इस क्वेश्चन में पहली गिवन है, तो ए बी की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के बी टू द पावर के और दिस इज बी ए। तो बताइए ये क्या बन गया, तो ये वाला टर्म्स हो गया आपका, हाँ इस तरह से सही रहेगा, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। देखिए तो इसे लिख सकते हो ए, इस तरह से नहीं रखते इसको, थोड़ा सा अलग करते हैं, इसे ऐसे रखते हैं ए टू द पावर के, ये एक साथ हो गया, इसमें एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है आगे पीछे की पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। ये हो गया ए बी टू द पावर के और बी। अब इन दोनों को साथ और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, जिससे क्या होगा, ए टू द पावर के प्लस 1 और बी टू द पावर के प्लस 1। अब ये हो गया फाइनली प्रूफ। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर था 12 भी फाइनल हो गया आपका। अब इसके बाद बचे हैं आपके 2 MCQs। देखिए 2 नहीं है, 3 है। चलिए इन 3 MCQs को भी देखते हैं। देखिए फर्स्ट MCQ 13 में आपका कुछ नहीं है, बस ए स्क्वायर करके आपको लिखना है
14 में इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि आप ऐसी मैट्रिक्स का नाम बताइए जो सिमेट्रिक भी हो। मैं 14 की बात कर रहा हूँ। 13 क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल ए स्क्वायर करना है आपको और ए दे रखा है। हाँ 14 में देखिए ए सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी, तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है, खुद सोचिए। यानी कि जो आंसर आपका सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो ऐसा सिर्फ एक ही हो सकता है आपका जीरो, यानी कि नल मैट्रिक्स, या फिर जीरो मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी होती है स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, क्योंकि जीरो नेगेटिव और जीरो पॉजिटिव नहीं होते, सिंपल जीरो होते हैं। ऐसे नहीं होता जीरो नेगेटिव का जीरो पॉजिटिव का, ये सिंपल जीरो होता है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 में एक सिंपल सा टर्म्स है, उसको देख लीजिए। चलिए उसे थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ पे गिवन दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, आपको वैल्यू फाइंड करनी है आई प्लस ए होल पावर 3 माइनस 7a की। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल ओपन कर देना है। तो इसे ओपन करोगे तो ये हो जाएगा आई का क्यूब, आई ही रहता है, चलिए पहले लिख ही देते हैं, प्लस ए का क्यूब 3i स्क्वायर ए प्लस 3a स्क्वायर आई माइनस 7a। आई का क्यूब आई रहता है, आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ए के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर डॉट ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू याद रखिए हमें क्या गिवन है, ए। आई स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इससे भी कुछ नहीं होने वाला। तो सिंपली ये 3a हो गया और ये हो गया 3a स्क्वायर माइनस 7a। तो देखिए आई ये क्या था, ए स्क्वायर हो गया, और फिर ए स्क्वायर, और फिर वैल्यू ए आ गई फाइनली, प्लस 3a, ये क्या हो गया, प्लस 3a माइनस 7a। तो कितने हो गए, 7। तो ये हो गया आपका, और प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल आउट हो गए पूरे टर्म्स। तो सिंपली क्या बचा आपका आई। तो ये फाइनल क्वेश्चन था 15 क्वेश्चन भी हो गया। अब तो देखिए चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम नया चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डिटरमिनेंट। इस चैप्टर्स देखिए, ये चैप्टर्स काफी इजी और अच्छा चैप्टर्स है। अगर आप इसे करते हो तो बहुत अच्छा रहता है एग्जाम में मार्क्स को गेन करना। चलिए थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहना। वैसे पढ़ते तो हो नहीं आजकल आप लोग, सॉरी मैं क्लासरूम वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, बाकियों की बात नहीं कर रहा। बाकी पढ़ते होंगे बिल्कुल, वो अच्छे बच्चे हैं, क्लासरूम वाले हमारे बच्चे थोड़े सही नहीं है। चलिए थैंक यू सो मच।